नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं इनसाइट। और इनसाइट में आज हम विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2025 को केंद्र में रखकर बात करेंगे भारत को टीबी मुक्त कराने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों और अभियान की। WHO की वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत ने टीबी के विरुद्ध जंग में उल्लेखनीय प्रगति की है। पिछले एक दशक में देश में कुल टीबी मामलों में 21% की कमी आई है, जो वैश्विक औसत 12% से लगभग दोगुनी है। रिपोर्ट के मुताबिक टीबी रोगियों की संख्या 2015 में प्रति लाख जनसंख्या पर 237 थी, जो अब घटकर प्रति लाख 187 रह गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ये उपलब्धि भारत की बेहतर केस फाइंडिंग रणनीति, समय पर निदान और प्रभावी उपचार कवरेज का परिणाम है। पूरे विषय को जानने समझने का प्रयास करेंगे। दो विशेषज्ञों के माध्यम से उनका परिचय मैं करवा देता हूं। डॉक्टर अमिता जैन, CEO और कार्यकारी निदेशक एम्स रायबरेली, हमारे साथ वर्चुअली जुड़ी हुई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दूसरे गेस्ट भी डॉक्टर रोहित सरीन, पूर्व निदेशक राष्ट्रीय क्षय रोग एवं श्वसन रोग संस्थान, वो भी वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये जो रिपोर्ट है WHO की, कितनी तथ्यात्मक है, कितनी ऑथेंटिक है, और आपका पहला रिएक्शन क्या है इस रिपोर्ट पर या इस आंकड़े पर? रोहित जी। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा मुझे इस प्रोग्राम में आमंत्रित करने के लिए। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो रिपोर्ट बनती है, इसमें बहुत सी चीज़ें मिला के, बहुत डेटा मिला के ही ये फाइनल रिपोर्ट होती है, जिसमें भारत सरकार की तरफ से भी जो डेटा जाता है उसका एक मुख्य अंश होता है। तो ये रिपोर्ट तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भारत ने तरक्की की है। परंतु मैं ये भी साथ साथ ये कहना चाहूँगा कि अभी सफ़र लंबा है, क्योंकि हम लोगों ने ये ठाना था कि जो भी हमारे आंकड़े हैं टीबी मुक्त भारत करने के लिए, वो हम 2025 में रीच करेंगे। परंतु अभी हम वहां नहीं पहुंचे हैं। इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी हुई है। अगर हम ग्लोबली देखें तो इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी हुई है, परंतु इसमें थोड़ा सा तो कोविड का भी हाथ है कि भाई काफ़ी डिसरप्शन हुई हमारी हेल्थ सर्विसेज में, जिसकी वजह से हम जितना करना चाहते थे उतना नहीं कर पाए हैं। परंतु फिर भी मैं ये कहूँगा कि जो हमारे मिसिंग केसेस थे, जो पहले की 10 लाख के करीब होते थे, आज वो 1-1.5 लाख ही रह गए हैं। तो मतलब जो भारत सरकार ने ये एक ठाना है कि हम घर घर जाएंगे और वहाँ से मरीज की खोज करेंगे, उसके जो भी लक्षण होते हैं उसकी जांच करेंगे, तो ये डेफिनेटली इसका एक बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ा है हमारी केस डिटेक्शन में। और हम लगभग 25-26 लाख केसेस एनुअली अब डिटेक्ट कर पा रहे हैं। ये हमारे पिछले साल का आंकड़ा है। इस साल इससे भी बेटर हम करेंगे। और अगर हम ये देखें कि भाई ये डायग्नोसिस हम लोगों ने कैसे किया, इतनी जल्दी कैसे किया, तो क्योंकि ये जो हमारे आधुनिक एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम नैट टेक्नोलॉजी कहते हैं, ये एक मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी है। बलगम में जांच होती है टीबी के कीटाणु की। तो हम जो भी हमारे एक ऐसे पॉपुलेशंस हैं जहाँ पे आपको कहना चाहिए कि बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, लक्षण ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे हम घर घर जाके मरीजों की खोज करते हैं, उनका पहले सिम्टोमेटिक विश्लेषण करते हैं, फिर जिनको लगता है कि टीबी है उनकी जांच हम बलगम से करते हैं। और साथ में हमारा एक अभियान है डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ एक्सरेज। नहीं तो पहले मरीज को
अस्पतालों में आना पड़ता था एक्सरे कराने के लिए। अब हैंड हेल्ड एक्सरेज हो गए हैं, मतलब हाथ से ही, जैसे एक कैमरा होता है, वो कैमरे के माध्यम से ही हम एक्सरे ले लेते हैं और इसकी जांच हो जाती है। तो जी। मैं ये कहूँगा कि बहुत ही भारत सरकार ने टेक्नोलॉजी का एक यूटिलाइजेशन किया है, और इसकी वजह ही ये है कि हम अब इतनी आगे बढ़ पाए हैं। जी। परंतु अभी अभी और भी मंजिल थोड़ी सी सफर दूर है। लंबा है। जी हाँ, जी जी। बिल्कुल बिल्कुल ये बात बिल्कुल। और है कि जो डेडलाइन है वो बहुत ही नज़दीक आ गई है, बहुत करीब आ गई है। केवल कह सकते हैं 1.5 महीने का वक्त हमारे पास और है। 1.5 महीने के वक्त में हम लोग क्या कुछ कर पाएंगे उस पर भी हम बात करेंगे। उससे पहले डॉक्टर अमिता जैन से मैं जानना चाहता हूं कि यहाँ पर डॉक्टर रोहित सरीन जी ने कहा कि 2020 में कोविड आ गया, उससे हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो थोड़ा सा दूसरी ओर मुड़ गई हैं। इस वजह से भी थोड़ा सा असर पड़ा है। लेकिन ये अगर अब अभियान की बात करूं, टीबी मुक्त भारत अभियान की, ये तो 9 सितंबर 2022 को इंट्रोड्यूस हुआ, तो उस पर तो कोविड का उस तरीके से कोई असर नहीं था। तो फिर ये अभियान जो डेडलाइन है उससे थोड़ा सा पीछे क्यों चल रहे हैं? बहुत हम लोगों ने इसमें विकास किया है, तरक्की कर ली है, जो WHO की रिपोर्ट बताती है, लेकिन वो उस प्रतिमान से हम थोड़ा सा पीछे क्यों चल रहे हैं? ये जो कोविड का असर टीबी के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट और पूरे अभियान पे पड़ा, ये डेफिनेटली 20-21 में बहुत ज्यादा पड़ा, 22 में भी थोड़ा असर रहा। लेकिन आप जो ये बात कह रहे हैं कि हमने ये अभियान ही बाद में लॉन्च किया, जो 22 में जी। लॉन्च किया, ये एक्चुअली हमने कह के भले ही 22 में लॉन्च किया हो, लेकिन पहले से हम इसकी तरफ झुकाव था हमारा। जैसे अगर आप पिछली रिपोर्टें WHO की उठा के देखेंगे डेटा में, तो एक टाइम ऐसा आया जब केस डिटेक्शन रेट जिसकी बात करते हैं कोविड के आसपास, वो बहुत कम हो गया। वो 2 कारणों से कम हो गया, क्योंकि एक तो पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था कोविड की तरफ झुकी हुई थी, उस समय बाकी चीजों से ध्यान हटा हुआ था। दूसरा ये भी था कि अगर पेशेंट्स निकल नहीं रहे थे, तो पेशेंट्स को एक्सेसिबिलिटी टू हेल्थ केयर वो थोड़ी लिमिटेड हो गई, उनको आने जाने में असुविधा हुई। तो एक 2 साल का पीरियड बीच में आया जहां केस डिटेक्शन रेट और ट्रीटमेंट बहुत कम हो गया। उसके बाद प्रोग्राम ने तेजी पकड़ी और करके आज जो 25 की रिपोर्ट आई है, उसको आपने खुद ही बताया और डॉक्टर रोहित साहब ने भी बताया कि जो अभी की रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से हमने अच्छा किया है। बाकी देशों को देखेंगे तो उसके मुकाबले अच्छा किया है हमने, और शायद हम आगे और भी अच्छा कर पाएंगे। ये जो बचे हुए 1.5 महीने हैं, इसमें हम कितना अचीव कर पाएंगे उसमें मैं बहुत फर्क नहीं देख पा रही हूँ कि बहुत कुछ मिराकुलस चेंज नहीं हो जाएगा। जब 26 में रिपोर्ट आएगी तब हम एक्चुअली जान पाएंगे कि हमने 25 में क्या अचीव किया, बिकॉज वो लास्ट ईयर की रिपोर्ट होती है। तो 25 की रिपोर्ट को हम 26 में जान पाएंगे। लेकिन आंकड़े जो हैं वो दिनों दिन बेहतर होते जा रहे हैं, पेशेंट को एक्सेस ज्यादा बेहतर कर पा रहे हैं। और डॉक्टर रोहित ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि ऐसा हम क्यों कर पा रहे हैं। हमने टेक्नोलॉजी का बेस्ट प्रयोग किया, जो न्यूक्लिक एसिड बेस्ड डिटेक्शन टेस्ट है, जिसको हम CBNAT कहते हैं, वो करके है। एक हमने इंडिजिनस टेस्ट भी लॉन्च किया TrueNet करके, जिसको प्रोग्राम ने स्वीकार किया। इन सारे प्रोग्राम्स, इन सारे टेस्ट के जरिए हम पेशेंट तक पहुंच पा रहे हैं। पेशेंट को लैब हमेशा आने की जरूरत नहीं पड़ रही है, और हैंड हेल्ड एक्सरेज तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई टेस्ट नेगेटिव भी हो रहा है, तब भी अगर डॉक्टर ये फील कर रहा है, ट्रीटिंग फिजिशियन, कि ये टीबी है, तो उसको टीबी का इलाज दिया जा रहा है। साथ साथ और भी बहुत सारी सुविधाएं, खाली इलाज और डायग्नोसिस की सुविधा ही नहीं है, पेशेंट के न्यूट्रिशन पे भी ध्यान दिया जा रहा है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पे ध्यान दिया जा रहा है, जो पेशेंट की अदर फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी टेस्ट किया जा रहा है। तो ये सब का असर जो दिखना शुरू होगा वो शायद हमें 2026 की रिपोर्ट्स के ऑनवर्ड्स दिखना शुरू होगा। लेकिन हम लोगों ने बहुत अच्छा किया है इसमें, ये इसके लिए प्रशंसनीय। डॉक्टर सरीन, ये निक्षय मित्र पहल, हाँ, ये है, ये व्यक्तियों और संगठनों को टीबी रोगियों को कम से कम 6 महीने के लिए गोद लेने के लिए जो है वो प्रोत्साहित करती है, ताकि उन्हें जो है तुरंत सहायता मिल सके। ये क्या कुछ है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, इसमें 2 तरह की सहायता है। एक तो खैर जो भी मरीज है उसके लिए भारत सरकार की तरफ से कैश
भी दिया जाता है। सो ये डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र से होता है और मरीज के खाते में तुरंत पहुंच जाता है और इसको मरीज फिर अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसके अतिरिक्त एक कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने और प्रेसिडेंट जी ने इन्होंने एक और अभियान शुरू किया जिसमें ये रहा कि सोसाइटी मरीजों को अडॉप्ट करती है और मरीजों को अडॉप्ट करके वो सोसाइटी ये देखती है, हर एक व्यक्ति देखता है कि मैं इस मरीज को महीने का राशन प्रदान करूं। और ये एक बड़ा अहम अभियान है, क्यों करके इससे ना तो केवल मैं कहूँगा कि मरीज को फायदा होता है, बट जो स्टिग्मा है सोसाइटी में वो भी दूर होता है। टीबी के कॉन्टेक्स्ट में ये है कि इस बीमारी के साथ स्टिग्मा काफ़ी हद तक अटैच्ड है। तो जब सोसाइटी में ये बात फैलती है कि नहीं, ये एक कोई अच्छा कार्य इंसान कर रहा है, तो उसके जो सोच विचार में फ़र्क आता है। एंड इसके बावजूद ये भी है कि एक एनर्जी डेंस न्यूट्रिशनल प्रोटीन्स की भी सुविधा है जो भारत सरकार दे रही है, जो जिनको पौष्टिक आहार की ज़रूरत है, जो टीबी के मरीज़ का वज़न बहुत कम है, तो उनको देख के ये भी एक सरकार की तरफ से एक एडेड, तो मैं ये कहूँगा कि न्यूट्रिशनल बेनिफिट देना एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिसर्च ने ये पाया है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ टीबी है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो न्यूट्रिशन है। तो जो जिनका न्यूट्रिशन कम होता है उसमें ये बीमारी ज़्यादा होती है। इस करके अगर हम न्यूट्रिशन ही पूरा कर देंगे तो ना तो ये है कि भी मरीज जल्दी जल्दी ठीक होगा, परंतु ये न्यूट्रिशन की वजह से उसके परिवार में भी फर्क पड़ता है, उसके परिवार में भी असर आता है, तो उसका परिवार के जो बाकी सदस्य हैं उनमें टीबी ना फैले, उसमें भी फर्क पड़ता है। तो मैं ये कहूँगा कि ये जितने भी कोशिशें हैं भारत सरकार की, ये एक एग्जाम्पलरी हैं और ये ग्लोबली एग्जाम्पलरी हैं। ये सिर्फ क्योंकि मैं ग्लोबल WHO में भी भाग लेता हूँ, इनके गाइडलाइन डेवलपमेंट्स में भी, तो मैं देखता हूँ कि बाकी देशों के मुताबिक इंडिया में इसीलिए ये है कि हमारा केस डिटेक्शन इम्प्रूव हुआ है और हमारे मरीजों की संख्या में कमी आई है। जी डॉक्टर अमिता, ये सरकार भी ये समझती है कि सरकार अपनी तरफ से प्रयास करती है, लेकिन सरकार कितना भी प्रयास कर ले, जब तक जन भागीदारी तय नहीं होती है ऐसे विषयों में, तब तक परिणाम जो हैं उतने अच्छे नहीं आएंगे। जैसा डॉक्टर सरीन ने भी कहा कि समुदाय को साथ लिया, सोसाइटी को साथ लिया, कुछ जो है व्यवसायियों को भी साथ लिया कि किस तरीके से संवेद रूप से इस अभियान को आगे बढ़ाया जाए और लोगों को भी इस अभियान से जोड़ा जाए, उसका भी लाभ सीधे तौर पर मिल रहा है हमें। हाँ, डेफिनेटली मिल रहा है। ये जो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है, ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। कह सकते हैं कि शायद दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है जो हेल्थ केयर पे सेंटर्ड है। सिर्फ सरकार, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि 500 रुपया अगर न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए देती है, इन मरीजों का वजन यूजुअली कम हो जाता है और अगर उनका खान पान अच्छा होता है, न्यूट्रिशन अच्छा होता है, तो दवाइयाँ भी बेहतर काम कर पाती हैं और पेशेंट को काफ़ी उससे सपोर्ट मिलता है। लेकिन सिर्फ 500 रुपया देके कई बार ये काम हो नहीं पाता है, तो इसलिए जो जन भागीदारी है इसमें वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कई तरह से जन भागीदारी हो रही है। एक तो लोग अडॉप्शन प्रोग्राम चल रहा है कि जो कुछ लोग कहते हैं हम टीबी के 10 मरीज को अडॉप्ट कर लेंगे, तो उन 10 मरीजों की बाकी खर्चे, दवाइयाँ और ये सब तो सरकार कर ही रही है, दवाइयाँ और डायग्नोसिस एटसेट्रा, बाकी जो खर्चे हैं उनको वो उठाने के लिए तैयार होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा टीबी पेशेंट अडॉप्शन प्रोग्राम है। उसके अलावा काफ़ी लोग फूड डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत तरह से मरीजों को सपोर्ट देने के लिए आगे आते हैं, जिनमें सामूहिक तौर पे समाज सामने आता है, कुछ संस्थाएं हैं जो NGOs हैं वो सामने आती हैं,
कुछ टीचिंग इंस्टीट्यूशंस भी सामने आते हैं, कुछ सिविलियंस हैं जो जिनको हम गुड सैमरिटन्स कहते हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो भी सामने आते हैं कि भाई हम किसी संस्था से नहीं जुड़े हैं लेकिन हम अपने लेवल पे जितना भी सहयोग करना चाहें करेंगे। और इसका परिणाम हमको दिख रहा है, परिणाम दिखना शुरू हुआ है। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगली रिपोर्ट में शायद और बेहतर परिणाम देखने में आएंगे डेफिनेटली। डॉक्टर रोहित, हम लोग देखते थे कि तपेदिक का नाम सुनकर, टीबी का नाम सुनकर आस पड़ोस के लोग तो दूर चले ही जाते थे, घर वाले भी कई बार जो है मरीज को छोड़ देते थे, आइसोलेशन की स्थिति पैदा हो जाती थी। सरकार ने एक काम और किया है कि ऐसी जागरूकता पैदा की है कि लोगों के बीच एक मैसेज ये गया है कि ये आम किसी बीमारी की तरह है, इसका समय पर अगर इलाज किया जाए, दवा दारू की जाए और साथ में जो है पौष्टिक आहार लिया जाए तो ये समयबद्ध तरीके से ये बीमारी दूर की जा सकती है। ये जो भय दूर हुआ है वो अपने आप में भी एक बहुत बड़ा कारक है क्या? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए, जैसे कि मैंने अभी बताया भी कि जब ये जन भागीदारी रहती है तो काफी पॉजिटिव मैसेज जाता है सोसाइटी में कि भाई ये बीमारी अब वो ना इलाज टाइप बीमारी नहीं है, ये बीमारी अब ऐसी है जिसका आप इलाज कीजिएगा और कुछ समय में ठीक हो जाते हैं। और अब तो देखिए, इसका जो ट्रीटमेंट है पहले तो बहुत लंबा होता था, अब छोटा कर दिया गया और अब प्रयास ये भी है कि इसका इलाज और भी छोटा कर दिया जाए, मतलब 6 महीने से कम भी इलाज संभव है। कुछ स्पेसिफिक टाइप की बीमारियों में 4 महीने का इलाज भी काफी रहता है। तो मतलब ये सब चीजें जो हैं, ये भारत सरकार अपने रिसर्च के द्वारा, ICMR जो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, इनकी रिसर्च द्वारा बहुत कुछ आगे समझ में आया है इस बीमारी के, जिसकी वजह से हम ये चीजें कर पाए हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि ये जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का भी एक मामला बीच में आता है, क्योंकि अगर कई बार मरीज अपना इलाज ढंग से ना करवाए तो फिर हो सकता है कीटाणु उस दवाई से ना मरे और ये फिर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी इसको कहते हैं। और ये एक भयानक टाइप की बीमारी है, परंतु जो हमारा आधुनिक टेस्ट है, मॉलिक्यूलर टेस्ट, जैसे अमिता जी ने बताया, नैट, CB नैट, ट्रू नैट, ये सब जितने टेस्ट हैं, इनसे ये भी पता चल जाता है कि कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है, ये जो हम दवाइयाँ दे रहे हैं ये कामयाब रहेंगी मरीज को ठीक करने के लिए कि नहीं। और अगर ऐसा लगता है कि हाँ ये ठीक नहीं है, दवाई बदल के देनी पड़ेगी, तो हमारे पास अब ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की भी एक ऐसी रेजिमेन आई है जिसको BPAL-M रेजिमेन कहते हैं। भारत सरकार इसको लागू कर रहे हैं और इससे 6 महीने में ही ये ड्रग रेजिस्टेंट टीबी ठीक हो जाती है, जो कि पहले लगभग 1.5 से 2 साल लगते थे बीमारी को ठीक करने के लिए, तो ये 6 महीने में ही ठीक हो जाती है। और भारत सरकार इसको बिल्कुल फ्री में दे रहा है, मतलब कोई खर्चा नहीं है मरीज का। और ये देखा जाता है कि जो भी हमारा, इसको कहते हैं हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कैटास्ट्रोफिक कॉस्ट, तो जो कैटास्ट्रोफिक कॉस्ट है वो हमारी बिल्कुल कम हो गई है। जो भी हमारे मरीज हैं उनके ऊपर कोई खर्चा नहीं है इस बीमारी के इलाज के लिए। तो उस हिसाब से मैं कहूँगा कि बहुत कुछ सुविधाएं हमारे मरीजों को मिली, ना ही ड्रग सेंसिटिव के लिए बट ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए भी हमारे पास अब बहुत कुछ अवेलेबल है। जी डॉक्टर अमिता, ये लंग्स और चेस्ट इन्फेक्शन से जुड़ी हुई जब टीबी होती है तो वो पहचानने में थोड़ी आसानी हो जाती है, घर परिवार वालों को भी पता लग जाता है कि ज़्यादा खांसी कर रहा है, बलगम आ रही है, कफ आ रहा है, तो ये लक्षण जो है टीबी के लगते हैं। लेकिन मैंने देखा कि बोन टीबी भी हुआ करती है, किसी के घुटने में है, किसी के पाँव के किसी दूसरे हिस्से में है, बैक बोन में है, उसकी जानकारी थोड़ा सा मिल नहीं पाती है, उसके लक्षण जो है बहुत आमतौर पर समझ नहीं पाता है इंसान, इसलिए उसमें उसके इलाज में भी थोड़ी देरी हो जाती है। उसको लेकर क्या कुछ कर रही है सरकार और क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों से? देखिए, टीबी के 2 फॉर्म हैं, एक पल्मोनरी फॉर्म है और एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी यानी लंग के बाहर की टीबी और एक लंग की टीबी। टीबी एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के किसी भी हिस्से को, नाखून और बाल छोड़ के शरीर के किसी भी भाग को प्रभावित कर सकती है। तो ये
आपका कहना बिल्कुल सही है कि जो पल्मोनरी टीबी है इसमें लक्षण जल्दी आते हैं, इसको जल्दी पिकअप कर पाते हैं और इसका इलाज जल्दी संभव हो जाता है। इसके विपरीत एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में कुछ फॉर्म ऑफ टीबी, जैसे लिम्फ नोड की टीबी है, जैसे बोन्स की टीबी है, जैसे किसी भी और हिस्से को बॉडी के देख लेते हैं, जो टीबी है, ब्रेन की टीबी है, इनमें लक्षण आने में थोड़ा टाइम लग जाता है और इस कारण पेशेंट में टीबी होती है लेकिन हम डायग्नोज नहीं कर पाते हैं और ट्रीटमेंट डिले हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगी कि एक मरीज से दूसरे मरीज में पहुंचने वाली टीबी सिर्फ पल्मोनरी टीबी से होती है। जी। वो पल्मोनरी टीबी है वही दूसरे लोगों को प्रभावित कर सकते हैं टीबी से, या दूसरे लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी से ये फैल नहीं सकती है क्योंकि ये बॉडी के उन हिस्सों में होती है जहां से ये बैक्टीरिया पहुंच नहीं सकता है। लेकिन इसके इलाज में देरी हो जाने से मरीज सीरियस हो सकता है, खास तौर से जब ब्रेन टीबी हो या बोन टीबी हो, ये थोड़ा डिले हो जाता है। हालांकि दवाइयां वही रहती हैं, ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन में हमेशा फर्क नहीं पड़ता है, कभी कभी थोड़ा लंबा ट्रीटमेंट देना पड़ता है क्योंकि दवाइयां सीधे तौर पे शायद वहां पर पहुंच ना पाए, इस करके ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन थोड़ा लंबा हो जाता है। जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की बात हो रही है, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी थोड़ा डिफिकल्ट टू ट्रीट फॉर्म है। यहाँ पर दवाइयाँ अलग हैं, ड्रग सेंसिटिविटी की अलग है। जो ड्रग सेंसिटिविटी, अगर ड्रग सेंसिटिव टीबी है तो इलाज वही होगा जो पल्मोनरी टीबी का है, ड्रग सेंसिटिव टीबी का। अगर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है और एक्स्ट्रा पल्मोनरी है साथ में, तो भी ट्रीटमेंट वही होगा जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का है। तो अगर मोटी बात कहें तो दवाइयां वही हैं, ड्यूरेशन मोस्ट ऑफ द टाइम वही है, पेशेंट सफर लंबा करता है क्योंकि सिम्टम्स आने में देर होते हैं और कई बार डैमेज इतना हो जाता है कि रिकवर होने में प्रॉब्लम होता है। अगर उदाहरण के तौर पे आपको ब्रेन टीबी बताएं तो पेशेंट्स को झटके आएंगे, वो मेनिंजाइटिस की तरह प्रेजेंट करेगा, कुछ उसको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे, वो हिस्सा आने में देर लगती है जब हम उसको पहचान पाते हैं और उस समय तक हो सकता है कभी कभी पेशेंट में कुछ रेजिडुअल डैमेज रह जाए कि वो पूरी तरह से 100% टीबी तो ठीक हो गई लेकिन जो डैमेज हो चुका है वो शायद कुछ हिस्से तक रह जाए जिसमें हमें दूसरी तरह से इलाज करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के लिए सरकार इलाज दे रही है, इलाज वही है जो टीबी पल्मोनरी टीबी का है। ड्यूरेशन थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि पहचानने में देर होती है, इस कारण कभी कभी रेजिडुअल डैमेज रह जाता है, ये हमेशा नहीं होता है। तो सरकार इसमें पूरा सहयोग कर रही है, ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी के लिए ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। डॉक्टर सरीन, हम लोग जो है समाप्ति की ओर हैं, उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं स्वयंसेवी संगठनों की तरफ से, सरकार की तरफ से, क्या पॉल्यूशन भी एक बड़ा कारक है टीबी का और इससे कैसे बचा जाए, या फिर जिसे टीबी है उसे कैसा रहना चाहिए जो है प्रदूषित क्षेत्र में? देखिए, ये तो जो मैं चीज़ आपसे कहने जा रहा हूँ, ये एक रिसर्च द्वारा निश्चित किया गया है कि जितनी प्रदूषण होगी वहाँ पे टीबी की मात्रा ज़्यादा रहेगी और वो पेशेंट को या किसी साधारण व्यक्ति को भी प्रीडिस्पोज करती है टीबी होने के लिए। इनफैक्ट स्मोकिंग के कॉन्टेक्स्ट में तो इसका एक बहुत क्लियर कट गाइडलाइन भी है और ये भी है कि ये डिटर्मिनेंट है फॉर टीबी। बट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है ये भी एक मेजर डिटर्मिनेंट है फॉर डेवलपिंग टीबी और इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। अब जो मरीज टीबी से ग्रस्त है उसके लिए तो यही हम कहते हैं कि भाई आप घर से बाहर मत निकलिए, खासकर उस समय जहाँ की पोल्यूशन ज़्यादा है, दैट मीन्स अर्ली मॉर्निंग जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है और लेट इवनिंग। तो मैं तो अपने मरीजों को यही कहता हूँ कि भाई ये जब तक धूप है तब तक आप बाहर रह सकते हैं, उसके अलावा आप नहीं रह सकते। और अगर
कोई व्यक्ति स्मोकर है तो उसको तो हम डेफिनेटली ये कहते हैं कि भाई आपको स्मोकिंग बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि वातावरण में भी बहुत स्मोक है। तो इफ यू डोंट, तो इसका जो भी प्रभाव आपके लंग्स पे पड़ेगा वो ज़्यादा पड़ेगा। खांसी बढ़ जाती है मरीजों की, खून आने की संभावना भी बढ़ जाती है, इसको हम हेमोप्टेसिस कहते हैं। तो जो टीबी का व्यक्ति है, क्योंकि उसके लंग्स कमज़ोर होते हैं, तो जब उसको खांसी आती है तो कई बार लंग का हिस्सा थोड़ा सा फट जाता है और खून भी आता है। N95 मास्क पहनना ये एक प्रोटेक्टिव है, परंतु लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं इंसान पहन सकता, यानी कि 24 घंटे तो नहीं पहन सकता। परंतु ये ज़रूर है कि अगर वो बाहर जाता है तो थोड़े समय के लिए N95 मास्क का प्रयोग किया जा सकता है। क्या तो गुड़ खाने से भी कुछ लाभ होता है? बताया जाता है कि जो धुएं जैसी कुछ फैक्ट्रियों में काम करते हैं उन मजदूरों को दिया जाता है, सीमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं उनको दिया जाता है, और वो प्रोटेक्ट करता है गुड़। देखिए, गुड़ का जो असर है, गुड़ का जो मेन रोल है वो ये है कि ये खांसी को कम करता है। एंड जितना डस्ट पार्टिकल्स हैं, जब इंसान गुड़ खाता है तो जो भी पार्टिकल उसके मुंह पे लगे हैं या पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल में है, जिससे वजह से सोर थ्रोट होता है, खारिश होती है पीछे, वो तो ठीक हो जाती है। परंतु अगर आप ये कहें कि गुड़ स्पेसिफिकली टीबी को प्रिवेंट करेगा, तो ये नहीं है। वो खांसी को प्रिवेंट करेगा, और अगर कोई टीबी से ग्रस्त व्यक्ति है तो उससे, क्योंकि खांसी अगर उसको देंगे तो उसकी खांसी कम होगी, तो इस वजह से वो बीमारी फैला नहीं पाता है, तो ट्रांसमिशन रिस्क जो है वो कम हो जाता है। ये जरूर कहना चाहेंगे। और मैं एक ये जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है, इसके बारे में मैं दो बातें जरूर कहना चाहूंगा। एक तो जब भी व्यक्ति को एक्स्ट्रा पल्मोनरी हो तो हमको लंग को जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों का कॉमन होना भी कॉमन है कि भाई लंग में भी है और एक्स्ट्रा पल्मोनरी भी है। और दूसरी बात ये क्या लंग से भी फैल सकती है क्या दूसरे? हाँ जी, लंग से टीबी एक्स्ट्रा पल्मोनरी भी हो जाती है, और बिकॉज ये ब्लड बोर्न कई बार स्प्रेड हो जाता है जब बहुत एक्सटेंसिव टीबी होती है जी। और दूसरी बात यह है कि इसको पकड़ने के लिए अब भारत सरकार की तरफ से मेडिकल कॉलेज इन्वॉल्वमेंट्स जो हैं वो बहुत उनकी ट्रेनिंग, उनको सिखाया जाता है कि कितनी जल्दी से जल्दी इसके लक्षण पकड़े जाएं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से जी और जितनी जल्दी लक्षण पकड़े जाएंगे उतनी जल्दी इलाज हो पाएगा। और आप जैसे चिकित्सकों, डॉक्टर्स के माध्यम से सरकार ने ये एक बड़ा अभियान चलाया है, उसका लाभ भी मिलने लगा है, असर भी जो है दिखने लगा है, और बहुत जल्द जो है भारत जो है टीबी से मुक्त हो जाएगा, हम इसकी आशा करते हैं। आप दोनों ने समय निकाला, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इनसाइट में आज के लिए इतना ही। इनसाइट में आपसे फिर भेंट होगी। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार। More programs of Sansad TV. Subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.